सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो बच्चों, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड few basic things. Like first, what is a cell? So we all had an elementary idea about it, right? Cell is a structural and functional unit of life. ये इतना सब लोगों को पता है. Structural and functional unit of life. ये रटवा के रखा है अपने को बचपन से. बट इसको क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोलते हैं उसको आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है. सब फंक्शंस कर सकती है, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. लेकिन जितने फंक्शंस इजीली कर सकती है उतना कॉम्प्लिकेटेड भी बच्चों इसका स्ट्रक्चर को देखना था, क्योंकि पावरफुल से पावरफुल माइक्रोस्कोप भी इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी देख नहीं पा रहा था, ठीक है. सिंपल माइक्रोस्कोप से तुम लोग नहीं देख सकते, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी तुमको प्रॉपरली नहीं दिखेगा. तो अभी जो रिसेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो मैंने तुमको बताया भी है कुछ कुछ बार, उससे तुम देख सकते हो, ठीक है. अच्छा, पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया था? सो रॉबर्ट हुक वाज द गाय हु एक्चुअली डिस्कवर्ड सेल. लेकिन उसने किसमें डिस्कवर किया था बच्चों? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देयर वाज अ कॉर्क, ठीक है. कॉर्क जो रहता है उसमें जो डेड सेल्स थे बच्चों, basically he was working with something else, but he observed this. He observed some compartments which he called compartment like honeycomb like structure, ठीक है. तो he first saw it in a dead cell, ठीक है. अगर क्वेश्चन में आया किसने डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक ने, लेकिन बोला लिविंग सेल में किसने देखा था सबसे पहली बार? तो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. लिविंग सेल में किसने देखा था सबसे पहली बार, ठीक है. तो इन लिविंग सेल, the first living cell was observed by a very very famous scientist, एंटोन वॉन. थोड़ा अजीब सा नाम है, एमसीक्यू पैटर्न में आया तो तुम लोग इजीली उसका स्पेलिंग भी याद कर पाओगे. लिवेनह्यूक. सबको दिख रहा है ना बेटा? आई होप नो नो प्रॉब्लम इन ऑब्जर्विंग. लियो विन. इस बंदे ने क्या किया, ठीक है. इस बंदे ने पहली बार लिविंग सेल में सेल को ऑब्जर्व किया. डिस्कवर्ड इन लिविंग सेल. पता होना चाहिए बच्चों नाम, एमसीक्यू में आ सकता है. डिस्कवर किसने किया, क्या किसने किया, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके बच्चों, उसके बाद तुमको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए बच्चों, जैसे डिस्कवरी किसने की वगैरह क्या की, तो वो सब तो इंपॉर्टेंट है. तो वैसे जैसे वो आगे आगे आएगा मैं तुमको बताते जाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें तुमको और पता होना चाहिए बच्चों. सेल होता है ना, सेल, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता. तो अगर मैं शेप साइज की बात करूं, अगर मैं शेप की बात करूं, तो सेल के बहुत अलग अलग टाइप के शेप होते हैं बच्चों. तुम लोगों ने कभी देखा भी होगा, है ना, बहुत अलग अलग टाइप के शेप होते हैं बच्चों. कोई कोई सेल ऐसा होता है, कोई कोई सेल प्रॉपर ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से होगा, कोई कोई सेल स्पिंडल तरह ऐसे होगा, कोई कोई सेल, न्यूरॉन्स का सेल तुमने देखा होगा, न्यूरॉन ब्रेन सेल देखा होगा तुमने, किडनी के सेल्स देखे, बहुत सारे टाइप के सेल्स देखे. तो देयर इज नो फिक्स्ड शेप, देयर इज नो फिक्स्ड साइज. इट ग्रेटली वेरीज इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. लेकिन अगर मैं स्मॉलेस्ट साइज की बात करूं बच्चों, स्मॉल अगर साइज की बात करूं, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो बच्चों वो था माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा, it was around 0.3 micrometer. It was like 0.3 micro is 10 to the power minus 6. 0.3 micrometer in length. एंड बैक्टीरिया का जो होता है ना बच्चों, अराउंड 3 to 5 माइक्रोमीटर, ठीक है बच्चों. सबसे लार्जेस्ट किसका होता है? ऑस्ट्रिच सेल. तो ये बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन है. अब साइज कितना होता है ऑस्ट्रिच सेल का? तो इट इज अराउंड 15 सेंटीमीटर्स. 15 सेंटीमीटर. सो इट ग्रेटली वेरीज बच्चों, किधर माइक्रोमीटर इज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर से लेकर किधर 15 सेंटीमीटर. और सबसे लॉन्गेस्ट जो रहता है बच्चों, लॉन्गेस्ट
इज इन नर्व सेल। ओके बच्चों, लॉन्गेस्ट इज दी नर्व सेल्स दैट यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट। तो ये सब जनरल इंफॉर्मेशन है बच्चों जो तुमको पता होनी चाहिए, बराबर कि नहीं। अब साइज के लिए कौन से फैक्टर्स है बच्चों, तो साइज के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चों। सेल का मेटाबॉलिज्म रेट कैसा है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कैसा है। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, साइटोप्लाज्म एकदम छोटा, नहीं चलेगा। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का प्रॉपर एक रेशियो होना चाहिए, है ना। फिर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो करके कंसेप्ट होता है सेल का। तो जब तुम करोगे रीड, ये कब चीजें तुमको समझ में आ जाएगी और अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि किस चीजों पे सेल का साइज डिपेंड करता है। शेप बता दिया, साइज बता दिया तुमको, मैंने लार्जेस्ट बता दिया, स्मॉलेस्ट बता दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद कुछ कुछ चीजें और तुमको पता होनी चाहिए, जैसे न्यूक्लियस को इसने डिस्कवर किया, इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन। तो ये जनरल बातें, और बहुत सारी बातें बच्चों, बहुत सारी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल में यू शुड नो वन थिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, राइट, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। दिस प्रोटोप्लाज्म was discovered by पुरकेंजी एंड मोहल, ठीक है, अलग अलग बंदे थे ये। ऐसी बहुत सारी चीजें तुमको छोटी छोटी चीजें मिलेगी बच्चों, बहुत सारी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने पढ़ा भी होगा ये चीज, तुमने सुना भी होगा बहुत बार कभी तो, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बच्चों सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इट कैन बी इधर प्रोकैरियोटिक और इट कैन बी यूकैरियोटिक। अपने सिलेबस में अपने को दोनों पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया का सेल, बच्चों कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मतलब पुराना वाला, ओल्ड, प्रिमिटिव। आज के लेक्चर में अपन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस देखेंगे बच्चों, जिसमें कोई ऑर्गेनल नहीं है प्रॉपरली, जिसमें मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है ना, मेम्ब्रेन, वो वाले ऑर्गेनल्स तुमको यहाँ पर दिखेंगे नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, ये सब तुमने सुना होगा। तो ये सब चीजें तुमको प्रोकैरियोटिक में नहीं दिखेगी। और यूकैरियोटिक मतलब क्या, यू मतलब एडवांस, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटेस्टा, फंगस वगैरह वगैरह में। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है। बच्चों यहाँ पर प्रॉपर ऑर्गेनल्स होंगे, प्रॉपर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, यहाँ पर नहीं होंगे बच्चों। ना व्हाट डू आई मीन बाय इट, आई विल एक्सप्लेन व्हेन आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स बच्चों। जैसे अपने लास्ट चैप्टर रेस्पिरेशन देखा, उसमें अपन ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में कितना हेल्प करता है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तुमको क्या बोल रहा हूं अभी, कि प्रोकैरियोटिक में तो ऑर्गेनल्स ही नहीं है, तो क्या ही करेगा, रेस्पिरेशन कैसे करेगा, एनर्जी कैसे प्राप्त करेगा। तो आज के लेक्चर में वो सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत क्रिटिकल है। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया है तो रेस्पिरेशन हो पाएगा, एनर्जी मिल पाएगी और अपन जिंदा है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या है फिर, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने सामने आ चुका है अब। एंड नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर तुमको पता है, ये सब बचकानी चीजें बतानी पड़ रही है फिर भी, क्योंकि तुमको बेसिक से मैं हमेशा बताता हूँ। या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामोशियम आदि जिंदगी निकल गई है पढ़ते पढ़ते, और मल्टी सेलुलर में अपन, ठीक है, वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब देयर इज अ कंप्लीट डिवीजन व्हिच हैपेंस। एंड इफ यू स्टडी दिस एंड इफ यू डोंट स्टडी वन कंसेप्ट, देन मूर्खता होगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। नाउ दिस यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पोटेंसी मतलब कैपेसिटी, पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल की प्रॉपर्टी, लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल की एक प्रॉपर्टी, जिससे वो डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंशिएट होता है, एंड इट कैन अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल। एक लिविंग सेल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो कोई भी सेल बना सकता है। अब वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि सेल के पास बच्चों जेनेटिक मटेरियल होता है।
वो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, वो इंस्ट्रक्शंस होती है जो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से चौथे, चौथे, पांचवे, छठे चलती रहती है। और ऐसा एक मस्त एग्जांपल अपने पास भी है बच्चों, एम्ब्रियोनिक सेल्स के पास। गेस करो, सेल नोन एज स्टेम सेल्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। दिस सेल्स, स्टेम cells can form into any other type of cells, लेकिन it is still in the initial stages of development. It is said that it can be used for medical applications, cure of diseases, wound healing वगैरह वगैरह तो तुम करते ही हो नॉर्मली, लेकिन लार्ज स्केल पे तुम स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से तू कर पाओगे। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में यू टेक सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल, एंड देन लैब में यू कल्चर इट, preserve it, and then you store it. In modern day research, it is gaining much grounds. Let us hope that it is successful and it goes successful, बच्चों। Okay, I hope इतना बच्चों, we have seen the introduction part where we saw shape, size, scientist का नाम, टोटीपोटेंसी, ये सब चीजें हम लोग ने देख ली बच्चों, बराबर कि नहीं? Now something which is very important, let us try to discover it and understand it. जैसे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमेशा करते हैं बच्चों, हम पहले की थियरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं करते, उसको भी पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके जो प्रॉब्लम है उसको देखते हैं। तो बच्चों, देयर वर टू साइंटिस्ट, वेरी फेमस साइंटिस्ट, ठीक है, श्लिडन एंड श्वैन। दिस जेंटलमैन gave a beautiful theory. So what the theory they gave, अपन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तो इन्होंने कुछ दिया था और ऑब्वियसली कुछ तो उसमें इनकम्प्लीट था। एंड वन मोर गाय अलोंग विद दैट, रुडोल्फ वर्चाव, मंचाव सुख का छोटा भाई रुडोल्फ वर्चाव, इन्होंने मिल करके बच्चों एक बहुत ब्यूटीफुल थ्योरी रखी, नोन एज मॉडर्न सेल थियरी, known as modern cell theory. Very beautiful, very interesting, very basic. Now what this theory says, पहला point, all living organisms are made up of cells. No point about it, no discussion about it, very simple thing. There are some 37.2 trillion cells as they say in living organisms, estimated. ठीक है, second point is very interesting बच्चों, all living cell arise from pre-existing cell. मतलब एक सेल बना, उसे दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब जो पहले प्री एग्जिस्ट करा था उसी से बन बन के बन बन के बन बन के बन बन के सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बोल सकते भगवान का प्रकोप हुआ, भगवान ने एक सेल भेज दिया बस तो चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो हर एक सेल्स एक दूसरे सेल से बनता है, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल्स बन रहे हैं। ये रुडोल्फ वर्चाव ने दिया था बच्चों, ये वाला पॉइंट रुडोल्फ वर्चाव ने दिया था, नोट करना बच्चों, क्रेडिट मिलना चाहिए बाबा, दिया था तो दिया था। ये स्टेटमेंट कितना इंटरेस्टिंग है ना, स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्चाव ने। उसके बाद जो तुम पढ़ते हो, a cell is a structural and functional यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो, ये चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। ये फोर्थ पॉइंट इज वेरी ब्यूटीफुल बच्चों, वेरी लॉजिकल, ठीक है, टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तुमको दिख रहा है ना, टोटल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर मैं बोलूं मेरे को रेस्पिरेशन चाहिए, मतलब मेरे सेल्स को चाहिए, मतलब मेरे सेल्स को एनर्जी चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी चीज बोलूं कि मुझे को करना है, तो मेरे को नहीं करना, मेरे सेल्स को चाहिए वो।
ठीक है, और सेल्स कर पा रही है तभी मैं जी पा रहा हूं. सो आई होप यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेल शोज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफॉर्म किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये सब सेल्स के ही मालूम पड़ता है अपने को. एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, सेल कंटेन्स लॉट ऑफ थिंग्स लाइक डीएनए. ठीक है, सेल कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, सेल कंटेन्स डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म. ये बेसिक चीज तुमको पता है, तो स्कूल में पढ़ा हुआ है. तो ये थियरी क्या है, स्कूल की थियरी है जो तुमने पढ़ी हुई है, और ये बहुत सत्य थियरी है बेटा, एकदम सही थियरी है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही तुमको सब कुछ आता है ना आगे का. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी अहेड इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. फिर अपन अंदर जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे दिखता है, प्लास्टिड कैसा दिखता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, ग्लाइको वैक्यूल्स कैसे है, लाइसोसोम्स कैसे है, ग्लाइऑक्सिसोम्स कैसे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, प्लास्टिड कैसे होता है, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला क्या करते हैं. तो बहुत सारी चीजें जो तुमने स्कूल में तुमने पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं पे रीड की हुई है, ये सब चीजें बेटा तुम लोग को आने वाली है. ठीक है, सो